रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबर की ओर। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के कृषि अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक में कृषि मंत्री जोशी ने किसान सम्मान निधि में जिन किसानों की ई-केवाईसी होनी शेष है, उनकी जल्द से जल्द सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। कृषि मंत्री जोशी ने जिला कृषि अधिकारियों से वर्चुअल माध्यम से वार्ता कर किसानों की ई-केवाईसी संबंधित औपचारिकताओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को राजस्व विभाग से आ रही दिक्कतों को 1 सप्ताह के भीतर दूर करने के सख्त निर्देश दिए। मंत्री ने किसान सम्मान निधि में राजस्व विभाग से आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए अपर सचिव को प्रदेश के सभी डीएम को पत्र भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मंत्री जोशी ने सभी जिले के कृषि अधिकारियों को जिलाधिकारी के संपर्क में रहने और पटवारी को शामिल कर राजस्व से आ रही समस्या को शीघ्र समाधान करने के सख्त निर्देश दिए। समीक्षा बैठक की गई है, किन बिंदुओं पर बातचीत हुई है, क्या? देखिए, भारत सरकार द्वारा किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। उसकी मैंने आज एक समीक्षा बैठक की। मैंने पूरे जिले के सभी कृषि अधिकारियों से मैंने व्यक्तिगत रूप से बातचीत की है और जिसका ओवरऑल ई-केवाईसी में 74%, एलिजिबल फार्मर विद लैंड सीडिंग में 94%, एलिजिबल फार्मर विद आधार सीडेड बैंक अकाउंट्स 83%, तो ओवरऑल 84% है। एक अच्छी अचीवमेंट है। लेकिन एक जो प्रैक्टिकल दिक्कत है, जहां हमारे विभाग के अधिकारी पूरी मेहनत कर रहे हैं, रेवेन्यू से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसलिए हमने आज एक पत्र यहां से हमारे सचिव ने सारे डीएम को जारी कर दिया है और हमने अपने अधिकारियों से कहा है कि आप भी डीएम से संपर्क करें और पटवारी का इन्वॉल्वमेंट करके इसको पूरा कराएं। 25 तारीख की डेडलाइन हमने उसमें दी है ताकि किसान को उसकी सम्मान निधि मिल पाए। सेल्फ रजिस्ट्रेशन में जो हमारे 1,43,286 केसेज पेंडिंग थे, मैं शाबाशी देना चाहता हूं उन्हें, विभाग के लोगों को। उन्होंने मेहनत करके अब सिर्फ 32,013 केस पेंडिंग है और इसमें भी रेवेन्यू की वजह से हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि 1 हफ्ते के अंदर हमारे अधिकारी कर्मचारी इसको भी पूरा करेंगे, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान की चिंता कर रहे हैं, वहीं हमारे युवा मुख्यमंत्री खुद किसानों की चिंता कर रहे हैं। मैं कृषि मंत्री होने के नाते लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारा जो शेष बचा हुआ काम है, इसको हम जो है 25 तारीख तक पूरा करवा देंगे। लक्सर कोतवाली क्षेत्र को कच्ची शराब का गढ़ माना जाता है। कोतवाली क्षेत्र में कच्ची शराब माफिया फल फूल रहे हैं। पुलिस की छोटी मोटी कार्रवाई का इन शराब माफियाओं पर कोई बड़ा असर होता दिखाई नहीं दे रहा। कच्ची शराब माफियाओं के बढ़ते हौसले को देखते हुए एसएससी हरिद्वार के दिशा निर्देश पर कार्रवाई करते हुए लक्सर पुलिस ने डेरा कलाल में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया, जहां पुलिस को घने जंगलों के बीच कच्ची शराब बनाने के अड्डे मिले, जहां से हजारों लीटर लहन बरामद किया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। साथ ही कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। पुलिस की इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इस कार्रवाई में पुलिस के हाथ शराब माफिया नहीं लग सके, वे भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने 2 शराब माफियाओं के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की है। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब किसी भी तरह के नशा तस्कर पुलिस की कार्रवाई से नहीं बच सकेंगे। अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त रहने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई को अमल में लाते हुए लक्सर कोतवाली पुलिस के द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन की मदद से जंगलों में छुपाकर रखे गए 10,000 लीटर से अधिक कच्ची शराब बनाने की सामग्री लहन को नष्ट किया गया है और इस तरह के अपराधों में संलिप्त रहने वाले 2 अभियुक्तों संतरपाल और मोनो निवासी दाबकी कला लक्सर के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई अमल में लाई गई है। जो लोग भी इस तरह के अवैध शराब के निर्माण, विक्रय या व्यापार की कार्रवाई में संलिप्त रहेंगे, उनके लिए स्पष्ट निर्देश हैं, स्पष्ट चेतावनी है, या तो इस तरह के कार्यों से विरत रहें
अन्यथा विधिक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक करने के बावजूद ऋषिकेश में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं हो रहा है। चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों के सामने दोपहिया वाहन पर 3 सवारी बैठकर गुजर रही है। सवारी बैठाने वाली ई रिक्शा में भी सामान की ओवरलोडिंग हो रही है। स्कूल जाने वाले नाबालिग छात्र सर पर ट्रिपल राइडिंग करते हुए दोपहिया वाहन दौड़ा रहे हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के आखिरी दिन की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि शहर में ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही है, जिनकी वजह से सड़क हादसे होने की संभावना भी बनी हुई है। हालांकि डीजीपी अशोक कुमार ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रम में जल्दी ही शहर में सीपीयू की तैनाती करने का भरोसा दिया है, लेकिन क्या सीपीयू के तैनाती होने के बाद शहर में ट्रैफिक नियमों का पालन हो पाएगा, यह बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है। नहीं, हमने हमारे TSI लग गए, हमारी मोबाइलें आ गई, इंटरसेप्टर्स आ गए, हमारे यहाँ पे TI भी मैंने लगा दिया है, ऋषिकेश में भी और मुनिकेरेत में भी, लक्ष्मण झूला में भी, इसलिए मैंने यहाँ से शुरुआत की। कोऑर्डिनेशन भी कराते हैं। मजिस्ट्रेट तो नहीं है, हमारे SSP टेरी कोई नोडल बनाते हैं। सर ऋषिकेश में कोई चालान की कार्रवाई नहीं होती, चौक चौराहों पे खुलेआम ओवरलोडिंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन बात यह है ना, जब तक सर ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी, नियमों का पालन देहरादून राजधानी की तरफ से नहीं होगा। ऋषिकेश में हमने CPU टीम भेजने का भी निर्णय लिया है, सब होगा। रोपवे प्रोजेक्ट निर्माण के नाम पर मसूरी शिफन कोर्ट में कई दशकों से निवास कर रहे गरीब और अनुसूचित जाति के मजदूर परिवारों को 2 वर्ष पूर्व गंभीर कोरोना काल में शिफन कोर्ट से हटा दिया गया था और नगर पालिका द्वारा प्रस्ताव पास कर अन्य जगह आवास देने का वादा किया गया था। मगर अब 3 साल होने को हैं, लेकिन शिफन कोर्ट पर रोपवे निर्माण का एक पत्थर तक नहीं लगा, जिसको लेकर शिफन कोर्ट आवासीय निर्बल मजदूर वर्ग एवं अनुसूचित जाति संघर्ष समिति ने शहीद स्थल पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समिति संरक्षक प्रदीप भंडारी ने कहा कि सिफान कोट बस्ती को रोपवे निर्माण के लिए वहां से हटाया गया था और नगर पालिका द्वारा कहा गया था कि 2 से 3 महीने में आवास दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई आवास नहीं मिले हैं और 3 साल बीतने पर भी सड़कों पर है। उन्होंने मांग की है कि जो शिफन कोट की जमीन है उसे वापस की जाए। सिफन कोट आवासीय निर्बल मजदूर वर्ग एवं अनुसूचित जाति संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टमटा ने सरकार से कहा कि सरकार ने 50-50 गज के टुकड़े देने शिफन कोट वासियों को वादा किया था, लेकिन नगर पालिका की 50-50 गज के टुकड़े देने की मंशा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर 50-50 गज जमीन नहीं मिलती है तो 1 मार्च से उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, आज यहाँ पर धरने पे कोरोना काल से 3 वर्ष पूर्व होने के बाद भी जो शिफिन कोट के 84 परिवार हैं, ये बेघर हैं। शिफिन कोट वो जगह है जहाँ पे देहरादून से मसूरी की बहुचर्चित रोपवे योजना की लैंडिंग होनी थी और उस योजना के अंतर्गत उस योजना को एक फल देने के लिए राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका द्वारा 84 परिवारों को 3 वर्ष पूर्व बेघर कर दिया गया। हम इन लोगों के आवासों की डिमांड में आज यहाँ धरना दे रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा शिफिन कोट का जो मामला है उसमें कई वादे हुए, लेकिन चाहे वो नगर पालिका द्वारा हो, नगर पालिका ने कहा हम इनको आवास आवंटन करेंगे, हम ज़मीन आवंटन करेंगे, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। राज्य सरकार ने कहा, माननीय मंत्री जी द्वारा विश्वास दिलाया गया कि आवास आवंटित होंगे, वहाँ आवास नहीं मिले। हंस फाउंडेशन द्वारा हंस कॉलोनी की बात करी गई, हंस कॉलोनी नहीं बनी। इसके अलावा कई बार प्रत्येक व्यक्ति से नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा ये वादा करा गया कि आपको एक पक्का मकान मिलेगा, लेकिन नगर पालिका द्वारा जगह जगह पर मकान बनाने के बावजूद इन बेघर निर्बल वर्ग के लोगों को आज तक मकान नहीं दिया गया। यही संघर्ष हम कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और ये संघर्ष, ये लड़ाई हम 1 मार्च से पूरे प्रदेश में ले जाएंगे, जहां पूरे प्रदेश के विभिन्न संगठनों को यहां लाएंगे और ये जो एक धरना चलेगा 1 मार्च से निरंतर चलेगा और पूरे वर्ष चलेगा, जब तक इन निर्बल, गरीब, निम्न वर्ग के लोगों को मकान नहीं मिल जाते। बहुत ही निंदा का विषय है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा, क्योंकि खुद में एक बहुत बड़ी ताकत है, जो कह दें वो लकीर बन जाती है। तब एक हंस कॉलोनी की बात करेंगे, लेकिन आज तक इन लोगों को ना तो कोई मकान मिला, ना कोई मुआवजा मिला और पूरे उत्तराखंड में ये एक ही ऐसा उदाहरण है जहां पर लोगों को हटा दिया गया और इनको आवास नहीं दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय विषय है और पूरे प्रदेश के विभिन्न संगठनों को, हम सामाजिक संगठनों को साथ लाकर 1 मार्च से बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। तो आज का एक दिवसीय धरना था, लेकिन जल्द ही 1 मार्च से अनिश्चितकालीन का धरना चलेगा। भंडारी जी, आज यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 3 साल पहले यहाँ पर नगर पालिका ने शिपन कोट जो एक बस्ती है जो आज़ादी की टाइम से पहले से थी, उसको उजाड़ दिया और वहाँ के करीबन जो है 500 लोगों को बेघर कर दिया और ये कहा था कि हम आपको जो हूँ 2 महीने में आवास दे देंगे। लेकिन आज ये 3 साल होने को हैं, लेकिन 3 साल में भी जो है शिपन कोट से हटाए गए लोगों को जो है आवास नहीं दिए गए हैं
और लगातार चाहे यहाँ पर नगर पालिका हो या विधायक जी हों या अन्य संस्थाएं हों, अन्य नेता लोग हों, उन्हें घोषणा की कि हम आपको जो है ज़मीन दे रहे हैं, आवास बना के दे रहे हैं, लेकिन इनको जो है एक प्रकार से गुमराह किया गया, इनके साथ धोखा किया गया। और आज 3 साल बाद भी ये माता बहनें छोटे बच्चों को लेकर के सड़कों पर हैं इन सर्दी के समय में। तो आज यहाँ पर हमने एक सांकेतिक धरना किया है और आज हमें ज्ञापन दे रहे हैं शासन को, शहरी विकास विभाग को, कि हमें जो है 1 महीने के भीतर शिपन कोट वासियों को ये जो इनकी ज़मीन ट्रॉली के लिए खाली की गई थी, शिपन कोट की ज़मीन, वो वापस दी जाए, इनके घर वो वापस कर दिए जाएँ, क्योंकि वहाँ पर रोपवे 3 साल में नहीं बना है, तो अब बनना भी नहीं है। और जिस प्रकार से जोशीमठ आपदा आई है उससे ये साबित हो गया है कि पहाड़ों में अब इस प्रकार के नए प्रोजेक्ट ट्रॉली नहीं लगेंगी और वो ज़मीन वैसे भी बहुत कमज़ोर है, ट्रॉली के लायक नहीं है। तो आज हमने एक ज्ञापन में एक ही मांग की है शासन से कि जो शिपन कोट की ज़मीन है वो पुनः शिपन कोट वासियों को वापस कर दी जाए, और अगर किसी कारण से वो ज़मीन नहीं दे रहे हैं तो 1 महीने के भीतर ही इन लोगों को, प्रत्येक आदमी को जो है 50-50 फुट ज़मीन के पट्टे अमृत कर दिए जाए। अगर नहीं करेंगे तो 1 मार्च से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा, जो इनको भूमि वापस होने तक लगातार चलता रहेगा। नगर पालिका अध्यक्ष, लेकिन उस पर भी अभी कोई कार्रवाई। देखिए, नगर पालिका जो कहते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष जो कहते हैं, वो आज तक उस प्रस्ताव को शिपन कोट वासियों को हमको नहीं दिखा पाए। आज तक प्रस्ताव जो है कहीं भी कागजों में नहीं आया है। वो मात्र नगर पालिका अध्यक्ष भी लगातार गुमराह कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष यदि चाहते तो जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर मैसन लॉज को रातों रात वहाँ पर इतनी बड़ी दुकानें बना दी हैं, इन 3 साल में शिपन कोट की दुकानें घर भी बन सकते थे। तो हमें नगर पालिका अध्यक्ष की बातों पर विश्वास नहीं है। सर, कितने परिवार हैं जो स्थापित हुए? देखिए, विस्थापित एक परिवार नहीं हुआ है, इनको केवल रैन बसेरों में रखा गया है, केवल 25-30 परिवारों को। बाकी सारे परिवार आज सड़कों पर है, रिश्तेदारों के हैं या फिर हवा घरों पर, अन्य जगहों पर रह रहे हैं। देखिए, अगर पालिका अध्यक्ष ने ऐसा कुछ बयान दिया है तो मुझे समझ नहीं आता। आप सब जगह पार्किंग भी बना रहे हो, वो भी तो शासन को ही भेजे गए थे। दुकानें बना रहे हो, पार्किंग बना रहे हो, सब कुछ बना रहे हो, तो आवास क्यों नहीं बन रहा? बोर्ड बैठक में मैंने एक प्रस्ताव दिया था, आप गरीबों के लिए जो आवास बना रहे हो मैसानिक लॉज पे, वो आवास इनको दे दिए जाए, इनके पास घर नहीं है। तो बोर्ड में उसमें तो कोई सहमति आई नहीं। और कौन सी ज़मीन पालिका अध्यक्ष ने दी है? एक्चुअली मजदूर संघ का बोर्ड जब ये बनी थी तो मजदूर संघ ने जब उनका सम्मान करा था तो उस समय पालिका अध्यक्ष ने ये कहा था, मैं चौकीदार बन के आपके हितों की रक्षा करूंगा, मैं आपका वकील बन के आपका केस लड़ूंगा। तो कहाँ है वो पालिका अध्यक्ष? कहाँ गए वो वकील? कहाँ गए चौकीदार? मुझे तो लगता है चौकीदार ने ही घर में चोरी करी और सेंध लगाई है, इसलिए आज बेघर बैठे हैं, इसलिए आवासहीन है ये लोग। ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है यहाँ पर, कब तक क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आज सब एकजुट हुए हैं। मेरा मानना है कोई भी लड़ाई जब लड़ते हैं तो संगठित होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लंबे समय के बाद आज मैंने देखा कि भारी संख्या में सारे शिफन कोट वाले इकट्ठे हुए हैं। अगर ये एकता बनी रही तो मुझे विश्वास है कि कोई भी जनप्रतिनिधि या सरकार के माध्यम से इनके लिए पॉजिटिव फैसला आएगा। जैसा कि आज एक लेटर आया है कि इनको 50-50 गज जो भूमि देनी है उसका संज्ञान लिया जाए, तो ये खुशी की बात है। मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ और पूरा उम्मीद है और विश्वास है। और अगर आज पालिका अध्यक्ष निर्धन लोगों के लिए काम करते हैं तो हम झंडा उठाएंगे उनका, तो करें इनके लिए। सबसे पहले हमें प्राथमिकता सेट करनी चाहिए कि ज़रूरतमंद कौन है, किस तरीके से काम करना है। लेकिन जोशीमठ में जो घटना हुई है कि निर्माण कार्य नहीं किए जा सकते, उससे मुझे लगता है कि ये जो ट्रॉली वाला प्रोजेक्ट था वो भी अब मुझे लगता है कि वो होल्ड पे जाएगा। अगर वो नहीं बनना है तो फिर से मुझे लगता है कि शिफन कोट में ही इनको यथावत वहाँ पर शिफ्ट कर देना चाहिए। जोशीमठ में आई आपदा के दृष्टिगत आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास विभाग की समीक्षा बैठक ली। विधानसभा स्थित कार्यालय में हुई बैठक में मंत्री को अवगत कराया गया कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के द्वारा चमोली जिले हेतु महायोजना बनाने का कार्य कार्यदायी संस्था REPL को दिया गया है, जिसमें चमोली, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, नंदप्रयाग, पीपलकोटी, पोखरी, थराली की महायोजना बनाने का कार्य किया जाना है। इस मौके पर मंत्री ने जोशीमठ के घटनाक्रम को देखते हुए निर्देश दिए कि वहां मौजूद विशेषज्ञ व प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए जोशीमठ की समस्या को दूर किए जाने हेतु महायोजना कम समय में तैयार की जाए। मंत्री ने निर्देशित करते हुए कहा कि इस महायोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए और उपरोक्त कार्यवाही तत्काल आरंभ की जाए। जोशीमठ के अंदर जो आपदा आई है उसमें निश्चित रूप से जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे जो प्रभावित लोग हैं उनको कहाँ शिफ्ट किया जाए, उसके चिन्हीकरण की प्रक्रिया चल रही है। और जैसी ये चिन्हीकरण की प्रक्रिया अंतिम रूप लेगी तो फिर हमारा आवास विभाग उसमें अपना रोल अदा करेगा। जैसा आप समझते हैं कि हमारे यहाँ पहले से ही मास्टर प्लान की प्रक्रिया जारी थी, जिसमें हमारा चमोली जिला में भी मास्टर प्लान की प्रक्रिया चल रही थी। कुल मिला के प्रदेश भर में 63 जगह मास्टर प्लान की प्रक्रिया चल रही थी।
तो जिला चमोली की यदि मैं बात करूं तो गोपेश्वर चमोली है, कर्णप्रयाग है, जोशीमठ है, नंदप्रयाग है, थराली है, पीपलकोटी है, पोखरा है, पोखरी। तो इन स्थानों पे पहले से प्रक्रिया जारी थी, लेकिन अब ये जो परिस्थिति बदली हमारे सामने, तो हम बहुत प्रायोरिटी पे हम लोग जो है जोशीमठ को ले रहे हैं। और हमारे यहाँ जिस मास्टर प्लान के लिए एजेंसी REPL को पहले नामित किया गया था और उससे कहा भी गया था कि वो अपना काम प्रारंभ करें, लेकिन अब हमने तय किया है कि उसको हम जल्द बुला के और जोशीमठ भेज रहे हैं, ताकि वहाँ जो एजेंसीज काम कर रही है, जो स्टडीज़ कर रही हैं एजेंसी, जो सर्वे कर रही हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये जानकारी ले कि कहाँ पे ये अंतिम चिन्हीकरण का काम होगा, ताकि हमारी ये टीम उसमें मास्टर प्लान का काम प्रारंभ करे। क्योंकि जो भी जगह का चिन्हीकरण होगा उसमें सभी चीज़ों को पहले से ध्यान में रखा जाएगा। और हमारी कोशिश होगी कि हमारी ये एजेंसी, हालांकि पहले 1.5 साल के लिए इनको समय का निर्धारण किया गया था, लेकिन अब इसे बहुत जल्द इसके काम के लिए कहा जाएगा, कि ताकि ये जो पुनर्वास होना है उसमें लोगों को भी दिक्कत ना हो और हमारे आने वाले टाइम पे जो समस्या आने वाली है उसमें कहीं ना कहीं इस एजेंसी का भरपूर हम लाभ ले सकें। साथ में जो हमारे पूरे प्रदेश भर की जो पहाड़ी एरियाज है विशेषकर, उसमें जो कैरिंग कैपेसिटी की बात जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी, उस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी जगह का इस प्रकार का सर्वेक्षण कर लें, ताकि आने वाले समय पे ऐसी बड़ी समस्या जो आज जोशीमठ में है, उस प्रकार की समस्या का सामना हमें फिर दोबारा न करना पड़े। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।